नमस्कार। हाल ही में इसरो प्रमुख है सोमनाथ जी। उनका एक बयान आया था और काफी चर्चा में रहा। हाँ, उन्होंने कहा कि जैसे बीजगणित है, वर्गमूल या समय की अवधारणा, ऐसी कई वैज्ञानिक बातें हमारे प्राचीन ग्रंथों, खासकर वेदों में पहले से थीं। और ये भी कि ये ज्ञान अरब यात्रियों के जरिए पश्चिम तक गया। बिल्कुल, और फिर वही ज्ञान मतलब पश्चिमी खोजों के नाम से हमारे पास लौटा। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। परमाणु सिद्धांत और क्वांटम भौतिकी से बात शुरू करें। जरूर। श्लोक 11.1 जहाँ परमाणु शब्द आता है। अच्छा। हाँ, और मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि दुनिया परमाणुओं से बनी है। जेएल शास्त्री, जीवी टगारे जैसे विद्वानों ने भी इसका अनुवाद इसी तरह किया है। और इसमें एक और दिलचस्प बात है, वास्तविकता के भ्रम का विचार। वास्तविकता का भ्रम, ये कैसे जुड़ता है क्वांटम से? देखिए, क्वांटम भौतिकी कहती है ना कि कण तरंगों की तरह भी व्यवहार करते हैं। तो पदार्थ का जो ठोस रूप हमें दिखता है वो एक स्तर पर मतलब भ्रम जैसा हो सकता है। और ये तो हम जानते हैं कि श्रोडिंगर, क्वांटम मैकेनिक्स के एक फाउंडर, वो वेदांत से काफी प्रभावित थे। मतलब क्या सीधे विचार लिए गए? कि श्रोडिंगर और यहाँ तक कि वर्नर हाइजेनबर्ग भी, जिन्होंने अनिश्चितता सिद्धांत दिया, वो वेदांत से प्रेरित जरूर थे। हाइजेनबर्ग भी? हाँ, हाइजेनबर्ग तो रविंद्रनाथ टैगोर से मिले भी थे और उन्हें लगा कि भाई क्वांटम सिद्धांत सुनकर भारतीयों को शायद अजीब ना लगे। दिलचस्प। लेकिन देखिए, जरूरी बात यह है कि वेदांत एक दर्शन है। उसने इन वैज्ञानिकों को सोचने की एक नई दिशा दी, प्रेरणा दी। क्वांटम भौतिकी तो अपने आप में एक अलग गणित पर आधारित वैज्ञानिक ढांचा है। यानी प्रेरणा एक दर्शन से आ सकती है, पर विज्ञान का अपना अलग तरीका है। बिल्कुल। अब परमाणु से आगे बढ़कर जरा समय की बात करें, एक बहुत बड़ी अवधारणा। हाँ, समय। न्यूटन के लिए भी समय बिल्कुल सीधा निरपेक्ष था। हमारे प्राचीन ग्रंथों में क्या कुछ अलग था? बिल्कुल अलग। भगवत गीता का श्लोक 8.17 बताता है, उसमें ब्रह्मा के एक दिन और रात की तुलना हजारों लाखों मानव वर्षों से की गई है। हाँ, और कई अनुवादक जैसे अलादी महादेव शास्त्री, एनी बेसेंट, भगवान दास, सबने इसकी व्याख्या यही की है कि समय अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्तरों पर, अलग गति से चलता है। यानी रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट, टाइम डायलेशन जैसा कुछ एक तरह से कह सकते हैं। ये साफ दिखाता है कि समय को निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष मानने का विचार उस जमाने में मौजूद था। ये तो सच में अद्भुत है, इतनी सदियों पहले ऐसी सोच। और समय से ही जुड़ी एक और बात है, ब्रह्मांड की आयु। अच्छा, क्या इस पर भी कोई गणना है? हाँ, डॉक्टर एस.वी. गुप्ता की किताब का जिक्र करता है। वेदों के आधार पर एक गणना की कोशिश है। क्या गणना है वो? उसके अनुसार ब्रह्मा का एक दिन मतलब 4.42 अरब मानव साल, और ब्रह्मा की उम्र 100 साल मानी गई, जिसमें से 50 बीत चुके हैं। ठीक है, तो कुल आयु कितनी निकली? इस हिसाब से ब्रह्मांड की आयु करीब 155 ट्रिलियन मानव वर्ष निकलती है। 155 ट्रिलियन, ये तो आज के विज्ञान के 13.8 अरब साल के अनुमान से मतलब बहुत ही ज्यादा अलग है। हाँ, बहुत ज्यादा। तो ये गणना सटीक तो नहीं मानी जा सकती आधुनिक विज्ञान के हिसाब से। लेकिन ये बात अपने आप में बड़ी है कि हजारों साल पहले भी लोग यूनिवर्स की उम्र जैसे गहरे सवालों पर सोच रहे थे, गणना करने की कोशिश कर रहे थे। सही बात है। अच्छा, अब गुरुत्वाकर्षण पर आते हैं। क्या इसके बारे में कुछ मिलता है? सूर्य सिद्धांत का जिक्र करता है, अध्याय 12 श्लोक 32। उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा है कि पृथ्वी अपनी धारणात्मक शक्ति के कारण आकाश में स्थिर है। धारणात्मक शक्ति मतलब एक तरह की धारण करने वाली शक्ति। तो क्या ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण जैसा है? पूरी तरह नहीं। इब्नेजर बर्गेस और बापूदेव शास्त्री जैसे अनुवादक भी यही कहते हैं कि एक बल का संकेत है जो पृथ्वी को थामे हुए है। लेकिन उसका कोई गणितीय रूप या विस्तृत सिद्धांत नहीं है। नहीं, वैसा स्पष्ट विवरण नहीं मिलता जैसा न्यूटन ने दिया। ये एक विचार है, एक अवधारणा है। समझ गया। अब एक और बड़ा दावा, प्रकाश की गति, क्या ऋग्वेद में इसका जिक्र है? ऋग्वेद के श्लोक 1.50.4 में सीधे सीधे गति का जिक्र नहीं है। तो फिर ये बात कहाँ से आई? ये बात आती है 14वीं सदी के एक विद्वान महर्षि सायणाचार्य से। उन्होंने ऋग्वेद पर टीका लिखते हुए एक श्लोक जोड़ा जिसमें गणना है। अच्छा, सायण आचार्य ने जोड़ा। क्या गणना है उसमें? सायणा का श्लोक कहता है, सूर्य आधे निमेष में 2202 योजन चलता है। योजन और निमेष, इनकी क्या वैल्यू मानी गई है? अगर एक योजन को करीब 9 मील लगभग
14.6 किलोमीटर और आधे निमेष को लगभग 0.1 सेकंड माने तो गति निकलती है करीब 2,95,800 किलोमीटर प्रति सेकंड। 2,95,800। ये तो आधुनिक मान लगभग 3 लाख किलोमीटर सेकंड के बहुत ही ज्यादा करीब है। सिर्फ 1.33% का अंतर। हाँ, वाकई चौंकाने वाला है। लेकिन के योजन और निमेष की वैल्यूज कितनी पक्की हैं? इनमें तो शायद थोड़ी अनिश्चितता हो सकती है। बिल्कुल, इकाइयों की व्याख्या में हमेशा थोड़ी अनिश्चितता रहती है, लेकिन इन अनिश्चितताओं के बावजूद परिणाम का आधुनिक मान के इतना पास होना, वो भी 14वीं सदी में, ये अपने आप में बहुत उल्लेखनीय है। सही बात है। वैदिक दर्शन सिर्फ आस्तिक मतलब ईश्वर को मानने वाला नहीं है। अच्छा। हाँ, इसमें नास्तिक यानी अनीश्वरवादी विचार भी शामिल है। 6 आस्तिक और 5 नास्तिक दर्शन माने जाते हैं। तो मतलब सिर्फ आस्था नहीं, तर्क और बहस को भी बहुत महत्व दिया गया था। तो असहमति की अलग राय रखने की गुंजाइश थी? बिल्कुल थी। जैन मुनि विजय सिम्हा और राजा पाइसी के बीच आत्मा है या नहीं, इस पर बहस हुई थी। ये दिखाता है कि सत्य की खोज, तर्क वितर्क और अलग अलग नजरिए रखने की आजादी थी। शायद कुछ मामलों में प्राचीन ग्रीस या बाद के यूरोप से भी ज्यादा। तो ये सिर्फ आस्था का मामला नहीं था? नहीं, ये सत्य की खोज की एक प्रक्रिया थी जिसमें विचारों की विविधता और बहस को बढ़ावा दिया जाता था। दर्शन का काम ही है विचारों को जगाना, प्रेरित करना। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में परमाणु की अवधारणा हो या समय का सापेक्ष होना या प्रकाश की गति की गणना, इन पर वाकई बहुत गहरी और कभी-कभी आश्चर्यजनक रूप से सटीक बातें मिलती हैं। वहीं कुछ मामलों में जैसे ब्रह्मांड की आयु या गुरुत्वाकर्षण, उनके विचार आज के विज्ञान से मेल नहीं खाते। तो मुख्य संदेश क्या लेना चाहिए हमें? संदेश ये कि हमें अपनी इस बौद्धिक विरासत का सम्मान करना चाहिए, उसे एक आलोचनात्मक वैज्ञानिक नजरिए से पढ़ना समझना चाहिए और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन साथ ही हर चीज को आंख बंद करके मान लेना या हर आधुनिक खोज को जबरदस्ती प्राचीन ग्रंथों में ढूंढना, इस अति से बचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। कट्टरता ठीक नहीं, चाहे वो प्राचीनता को लेकर हो या आधुनिकता को। अपनी विरासत को समझना जरूरी है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। सोचिए कि क्या इन प्राचीन दार्शनिक विचारों और आज की वैज्ञानिक खोजों के बीच अगर हम गहरा संवाद बनाएं, उन्हें जोड़कर देखें, तो क्या भविष्य की वैज्ञानिक चुनौतियां या पहेलियों को सुलझाने के लिए कोई नई राह मिल सकती है? कोई अप्रत्याशित कुंजी?